पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। आप सबको हमारा राष्ट्रगान तो अच्छे से याद होगा। हमारे देश को बच्चे से लेकर बूढ़े तक प्यार करते हैं, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियों के माध्यम से संपूर्ण देश को समेटने का प्रयास किया गया है। इसमें एक शब्द है विंध्य। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। विंध्य रेंज के किनारे बसा हुआ यह क्षेत्र अपने आप में ही कई वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। एक समय संपूर्ण भारतवर्ष में पहचान रखने वाला विंध्य क्षेत्र आज अपनी पहचान खो सा चुका है। आज हम विंध्य के गौरवशाली इतिहास को जानेंगे। यह भूमि मेरी भी जन्मभूमि रही है और मैंने यह वीडियो काफी दिल से बनाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के लोगों को इस क्षेत्र के स्वर्णिम इतिहास के बारे में पता लग सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद विंध्य रेंज की 36 छोटी बड़ी रास्तों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया जिसका नाम था द यूनियन ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्रदेश। यह 12 मार्च 1948 को बनाया गया था। बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर प्रदेश बनाया गया था जिसकी राजधानी रीवा थी। जब मैंने पहली बार यह सुना कि रीवा किसी प्रदेश की राजधानी रह चुकी है तो यह मेरे लिए गर्व और दुख दोनों का विषय रहा। गर्व का विषय इसलिए रहा कि जिस जमीन पर मैं बढ़ा पला हूँ वह किसी प्रदेश की राजधानी रही है, और दुख इस बात का है कि यह विकास की राह में बहुत पीछे रह गया। आइए विंध्य प्रदेश के इतिहास को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब 1948 में विंध्य प्रदेश को बनाया गया तो राज्य का मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह जी को तथा उप मुख्यमंत्री कांता प्रसाद सक्सेना जी को बनाया गया। सिंस बुंदेलखंड वाज मेड बाय यूनिफाइंग बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, तो राज्य के मुख्यमंत्री बघेलखंड से तथा उप मुख्यमंत्री बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे। उस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समान दर्जे के पद हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त राज्य में 2 और नए पद बनाए गए, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। राज प्रमुख रीवा के राजा मार्तांड सिंह को तथा उपराज प्रमुख यादवेन सिंह जी को बनाया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि 2 अलग अलग क्षेत्र बुंदेलखंड और बघेलखंड मिलकर एक राज्य नहीं बना सकते। राज्य में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से नहीं चल सकता तथा एक छोटा सा राज्य आगे चलकर सर्वाइव नहीं कर सकता है, संसाधनों की कमी होगी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सन 1950 में राज प्रमुख उपराज प्रमुख सहित सारे पद समाप्त कर दिए गए। सरकार के इस कदम से प्रदेश में बहुत आक्रोश पैदा हुआ। विंध्य प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए जगह जगह आंदोलन हुए। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनवरी 1950 में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलीबारी कर दी जिसमें गंगा, चिंताली और अजीत नाम के 3 व्यक्ति शहीद हो गए। लाठी गोली खाएंगे विंध्य प्रदेश बनाएंगे का नारा चारों ओर उद्घोषित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि विंध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मध्य भारत में तथा कुछ हिस्सा यूपी में मिला दिया जाए तथा विंध्य प्रदेश को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के आंदोलन को देख के इस विचार को टालना पड़ा। सन 1951-52 में प्रदेश में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस ने 40 और सोशलिस्ट पार्टी ने 11 सीटें जीती। शंभूनाथ शुक्ला 13 मार्च 1952 को प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और लगभग 4 वर्ष 7 महीने बाद विंध्य प्रदेश को खत्म करके मध्य प्रदेश नया राज्य बनाया गया। उस समय विंध्य का कुल क्षेत्रफल 61,131.5 किलोमीटर स्क्वायर और जनसंख्या 35,75,000 के लगभग थी। 36 रियासतों को मिलाकर बनाया गया यह विंध्य प्रदेश 2 रीजन में डिवाइडेड था, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड डिवीजन का हेडक्वार्टर नौगांव को बनाया गया जिसके अंदर 4 जिला थे, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया। बघेलखंड डिवीजन का हेडक्वार्टर पहले सिंगरौली को और बाद में रीवा को बनाया गया जिसके अंदर सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली ये जिले थे। 25 जनवरी 1950 को 11 रियासतों को उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में मिला दिया गया। वैसे विंध्य प्रदेश का इतिहास बस इतने में सीमित नहीं है। रीवा रियासत को एक समय सबसे बड़ी और सबसे मजबूत रियासत के नाम से जाना जाता था। रीवा राजघराने को लेकर काफी मत हैं। अत्यधिक वन संपदा होने के कारण यहाँ कई ट्राइबल्स रहते थे। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने जब देश के पश्चिमी हिस्से गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां के राजा आकर यहाँ बस गए और बघेलखंड बनाया और आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बांधवगढ़ का किला तथा कलिंजर के किला इसी रियासत के साथ रिश्ते में थे। यहाँ के राजा बहुत सालों तक अजेय रहे। दिल्ली सल्तनत के राजाओं की नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी। कुछ समय पश्चात अकबर की नज़र कलिंजर के किले पर पड़ी और उसने यहाँ आक्रमण करके यहाँ के राजा रामचंद्र जी को हरा दिया। विंध्य वालों, आप कर जानकर यह आश्चर्य होगा कि अकबर के नवरत्नों में से 2 नवरत्न तानसेन और बीरबल विंध्य के ही थे। आपने तानसेन और बीरबल की कहानियां तो बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह क्षेत्र कला, साहित्य और संगीत में कितना अव्वल दर्जे का क्षेत्र रहा होगा।
कितना ऊपर रहा होगा। तत्कालीन समय में देश के कुछ हिस्से सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा विकसित थे, जैसे पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, उज्जैन। तो पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग से उज्जैन में जाने का रास्ता भी यही था, तथा आपको साउथ में किसी भी हिस्से पर जाना था तो आपको यहीं से होकर गुजरना पड़ता था। रामायण तथा महाभारत काल के प्रमाण भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। श्री राम ने अपना ज्यादातर समय इसी क्षेत्र चित्रकूट में बिताया था, जिसका कुछ हिस्सा आज सतना मध्य प्रदेश तथा कुछ हिस्सा यूपी में है। सम्राट अशोक के बनवाए गए बौद्ध स्तूप भी यहाँ पर स्थित है। सतना के बरहूत में इसके जीते जागते प्रमाण मिलते हैं। एक धारणा के अनुसार बघेलखंड या बघेल वंश का नाम बाघों के कारण पड़ा है, क्योंकि विंध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वन संपदा होने के कारण यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सफेद बाघ की खोज भी यहीं हुई थी। राजा मार्तंड सिंह एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक सफेद बाघ का बच्चा मिला था, जिसे उन्होंने मोहन नाम दिया। आज देश भर में, दुनिया भर में जितने भी सफेद बाघों के बच्चे हैं या वंशज हैं, सब मोहन की ही संतानें हैं। टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो विंध्य में बहुत ही दर्शनीय और मन को लुभाने वाले प्लेसेस हैं। रीवा को झरनों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर 60 किलोमीटर के रेडियस में 4 जलप्रपात हैं, पहुती, केवती, पूर्वा और चचाई। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना और सबसे बड़ा तालाब स्थित है। सफेद बाघ की भी खोज यहीं हुई थी। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर रीवा में स्थित है। चित्रकूट धाम, खजुराहो टेम्पल, मैहर में मां शारदा देवी का मंदिर, दतिया, गोविंदगढ़ का किला और ऐसे सुंदर सुंदर टूरिज्म प्लेस जिनका मैंने नाम तक नहीं लिया, अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं और प्रदेश के लिए ये एक बड़ा टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में स्थित है। सिंगरौली इंडिया का थर्मल एनर्जी का इंडस्ट्रियल हब है। यह ग्रिड को 35,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है। अगर खनिज संपदा की बात करें तो यहाँ पर कोयला, हीरा, जिप्सम, बॉक्साइट और चूना पत्थर मिलते हैं। सतना में अकेले ही सीमेंट की 10 फैक्ट्री हैं और पन्ना को तो हीरो की खान कहा जाता है। अगर वन संपदा की बात करें तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वाइल्ड लाइफ इज एट इज बेस्ट एट दिस प्लेस। इतना सब होने के बाद भी विंध्य प्रदेश की उपेक्षा क्यों की गई? इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? जब 1952 के आम चुनाव के बाद सब कुछ सही चल रहा था तो इसे 1956 में मध्य प्रदेश या यूपी में विलय क्यों कर दिया गया? India has been holding her first general election, the biggest the world has ever seen. In Delhi, one of the candidates was a Congress party Sikh who made impressive use of bicycles and other means of transport for his campaign. There are about 1 million voters in Delhi out of a total Indian electorate of well over 170 million men and women. It's a 3-month affair, and Mr. Nehru, who's travelled thousands of miles through the country, has of course been campaigning for Congress, as well as urging the people to exercise their new democratic right to vote. एक मत यह था कि विंध्य प्रदेश एक छोटा सा राज्य था जिसके कारण भविष्य में सर्वाइव नहीं कर सकता था। अगर ऐसा है तो सिक्किम, नागालैंड, गोवा और केरल का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता, क्योंकि ये सभी राज्य क्षेत्रफल में विंध्य प्रदेश से छोटे थे। दूसरे मत के अनुसार 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस सीधी और सिंगरौली में सीटें हार गई थी। देश में इतनी क्रांति होने के बाद भी, कांग्रेस का इतना बोलबाला होने के बाद भी सोशलिस्ट पार्टी ने उस समय के चुनाव में 11 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को लगा कि उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। अगर 1957 के आम चुनाव हुए तो उनके हाथ से कमान जा सकती है। समाजवादियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, अतः उन्होंने विंध्य प्रदेश को मध्य भारत और यूपी में विलय कर दिया। इन सभी सिनेरियोज को ध्यान से देखा जाए तो लगता है विंध्य के साथ किसी प्रकार का प्रतिशोध लिया गया है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को महानगर घोषित कर दिया गया, लेकिन एक समय किसी प्रदेश की राजधानी रही रीवा को निगलेक्ट कर दिया गया, पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया। भोपाल को प्रदेश की राजधानी बना दिया गया, इंदौर को वाणिज्य राजधानी घोषित कर दिया गया, जबलपुर को हाईकोर्ट दे दिया गया तथा ग्वालियर को स्टेट रेवेन्यू का मुख्यालय दे दिया गया, लेकिन रीवा अभी भी पूरी तरह से उपेक्षित है। बच्चों को एजुकेशन के लिए क्षेत्र से पलायन का सहारा लेना पड़ता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी प्रकार की पढ़ाई के लिए उन्हें इंदौर, भोपाल या दिल्ली का सहारा लेना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें अभी भी विकास की राह से बहुत दूर हैं। एम्प्लॉयमेंट का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिस क्षेत्र में बच्चों के एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़े वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्या ही होगा। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ की सड़कों का ऐसा हाल है कि वहाँ चलना भी मुश्किल है। बरसात के मौसम में सड़कों में केवल कीचड़ और गड्ढों में पानी दिखाई देता है। विकास के नाम पर कई वर्षों से सड़कों को केवल खोदे ही जा रहे हैं और बनने का नाम नहीं ले रही। जिस हिसाब से प्रदेश के बाकी हिस्सों में प्रगति चल रही है, विकास के कार्य चल रहे हैं, उस हिसाब से यह क्षेत्र विकास की रफ्तार में बहुत पीछे रह गया है। समय समय पर विंध्य प्रदेश को पुनः बनाने की मांग उठती रही है। पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले,
तैयारी कर लें। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। विंध्य के विकास को प्रायोरिटी देना सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड विजनेस ऑफ विंध्य प्रदेश। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र के बारे में जान सकें और जागरूक हो सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।